जैन दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के शीर्ष पद पर बैठने वाले व्यक्ति से दोस्तों उम्मीद की जाती है कि वो न केवल कानून का पालन करे बल्कि न्याय की मिसाल भी बने। लेकिन जब 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का नाम सामने आया तो पुराने घाव एक बार फिर से हरे होते दिख रहे हैं। 24 नवंबर से अपना कार्यभार संभालने वाले जस्टिस सूर्यकांत पर सालों पुराने गंभीर आरोपों का बोझ है। संपत्ति के अवैध कारोबार से लेकर के रिश्वतखोरी तक ये आरोप दोस्तों न केवल उनकी व्यक्तिगत अखंडता पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता को भी चुनौती देते हैं। क्या दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ में जांच तक न हुई हो, देश के न्याय का सर्वोच्च प्रतीक बनाया जाना उचित है? आइए दोस्तों इस रिपोर्ट में उन तमाम मामलों की तह तक जाते हैं जिसके तहत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर लगे हैं, जहां पर तथ्य खुद ही जस्टिस सूर्यकांत को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत का दोस्तों विवादास्पद सफर तब शुरू होता है जब वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अगस्त 2012 में चंडीगढ़ के एक रियल एस्टेट एजेंट सतीश कुमार जैन ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए और उस समय उस लेटर ने दरअसल जुडिशरी में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया था। जैन के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे संपर्क किया था ताकि उनकी 3 संपत्तियों चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में आधिकारिक निवास, सेक्टर 16 में 2 बेडरूम वाला फ्लैट और पंचकुला में 15 एकड़ का फार्म हाउस का जो नवीनीकरण करवाया जा सके। कुल लागत तकरीबन 19 लाख रुपए बताई गई। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने शुरुआत में 1 पैसा भी नहीं चुकाया और बाद में दोस्तों शिकायत के बाद में मात्र 6 लाख रुपए का ही भुगतान किया। लेकिन दोस्तों असली खेल तो संपत्ति के बेनामी सौदों में था। जैसे कि गंभीर आरोप लगे, ये कोई मेरी तरफ से सीजेआई जो बनने वाले हैं सूर्यकांत उनके ऊपर कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है। ये सब कुछ तमाम न्यूज आर्टिकल्स में अवेलेबल है। जैन ने एफिडेविट में दावा किया कि जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें एक बेनामी फार्म हाउस जो है बेचने के लिए इस्तेमाल किया जिसकी वास्तविक कीमत तकरीबन 2.32 करोड़ रुपए थी, लेकिन रजिस्ट्री में मात्र 13 लाख रुपए जो है दिखाए गए। आप लोग समझिए कि 2.32 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में मात्र 13 लाख रुपए दिखाना और बाकी का 2.20 करोड़ रुपए कैश में लिया गया। इसी तरह पंचकुला में 441 वर्ग मीटर का प्लॉट 3.10 करोड़ रुपए में बेचा गया, उसमें से 1.5 करोड़ रुपए दर्ज किए गए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 285 वर्ग यार्ड का घर 3.5 करोड़ रुपए का खरीदा गया, लेकिन रजिस्ट्री में 1.5 करोड़ रुपए, बाकी का 2 करोड़ रुपए कैश जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी ने जो है चुकाए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में 190 वर्ग यार्ड का घर भी दोस्तों इसी तरह कम मूल्यों पर रजिस्टर्ड किया गया। वास्तव मूल्य 3.08 करोड़ रुपए, लेकिन डीड में 1.25 करोड़ रुपए और 1.45 करोड़ रुपए जो है ये सौदे न केवल स्टांप ड्यूटी और टैक्स चोरी के भी थे बल्कि बेनामी संपत्ति अधिनियम का भी उल्लंघन है। सर्कल रेट्स के मुताबिक ग्रेटर कैलाश में प्रति वर्ग मीटर दोस्तों 1.25 लाख रुपए जो कुल 3 करोड़ रुपए बनती है और चंडीगढ़ में प्रति वर्ग यार्ड 3.49 लाख रुपए जो कुल 6.63 करोड़ रुपए की कीमत बनती है। कुल मिलाकर के 7.63 करोड़ रुपए के अवैध कैश ट्रांजैक्शन का गंभीर आरोप है जस्टिस सूर्यकांत पर। जैन ने दोस्तों सितंबर 2012 में एक शपथ पत्र दाखिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कोई भी जांच नहीं करवाई। शिकायत लंबित रही और जस्टिस सूर्यकांत बेधड़क आगे बढ़ते रहे। यह मामला दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत की नैतिकता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। एक जज जो संपत्ति के कानूनी पहलुओं को जानता हो खुद टैक्स चोरी के जाल में फंस जाए, यह न्यायपालिका के लिए बेहद ही शर्मनाक पल था। क्या यह संयोग था कि जांच नहीं हुई या फिर कॉलेजियम सिस्टम की कमजोरी का नतीजा है? साल 2012 के घाव भरने से पहले ही साल 2017 में दोस्तों एक नया बम फटा जिसने जस्टिस सूर्यकांत को पूरी तरीके से कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया। पंजाब के पटियाला जेल में बंद कैदी सुरजीत सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दोस्तों एक याचिका दायर की जिसमें जस्टिस सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर के जमानत देने के गंभीर आरोप मढ़े गए। ये दोस्तों सभी मामले नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस हैं दरअसल एनडीपीएस एक्ट के तहत थे, जहां पर आरोपी नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा के साथ में पकड़े गए थे।
अक्टूबर 2015 से फरवरी 2017 के बीच में सुने गए इन मामलों में दरअसल सिंह ने दावा किया कि जस्टिस सूर्यकांत ने ब्रोकर के रूप में अपने भाई, भतीजे और 2 वकीलों का इस्तेमाल किया। लाखों रुपए की रिश्वत लेकर के ड्रग माफिया को जमानत दिलाई गई, जबकि सिंह जैसे कैदी जेल में ही सड़ते रहे। सिंह की याचिका में विस्तृत विवरण थे। प्रत्येक मामले में जमानत के फैसले संदिग्ध थे और आरोपी जल्दी रिहा कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, हाईकोर्ट ने इसकी भी सुनवाई नहीं की। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कॉलेजियम ने इसे 6 साल तक लंबित रखा और इस बाबत कोई भी जांच नहीं की, कोई भी इंटेरोगेशन नहीं, कोई भी पूछताछ नहीं की। उल्टा अक्टूबर 2018 में जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। दोस्तों, कई बार हमारी जुडिशरी पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं जिसके घाव कई सालों तक रहते हैं। दोस्तों, यह आरोप जस्टिस सूर्यकांत को सीधे भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का काम कर रहा है। एनडीपीएस एक्ट जैसे सख्त कानून के तहत जमानत देना पहले से ही विवादास्पद है और अब दरअसल अगर रिश्वत का जो शैडो हो तो फिर न्यायिक हत्या है। कैदी सिंह की आवाज दब गई, लेकिन सवाल बाकी है कि क्या जज साहिब के रिश्तेदारों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की गई? इन आरोपों के बावजूद जस्टिस सूर्यकांत का करियर ग्राफ ऊपर ही कैसे चढ़ता रहा? जनवरी 2018 में जब उनकी हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस के लिए सिफारिश की गई तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. गोयल ने इस बाबत असहमति जताई। लेकिन हमारे देश में एक कहावत है कि एक चना कब तक भाड़ भूनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. गोयल ने जब असहमति जताई तो गोयल ने मार्च 2017 के अपने नोट में जस्टिस सूर्यकांत पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और संपत्ति संचय के आरोपों का जिक्र किया। ये दोस्तों, एक कैदी तक उसकी याचिका सीमित नहीं, आप लोग समझिए कि जज साहिब तक इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्र जांच, संपत्तियों का मूल्यांकन और जमानत आदेशों की पड़ताल की मांग की थी। लेकिन कॉलेजियम ने क्या किया? कॉलेजियम ने गोयल की राय को नजरअंदाज कर दिया और फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के समय भी ये शिकायतें लंबित थीं। कारवां मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक कोई स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापन नहीं किया गया। यह कॉलेजियम सिस्टम की विफलता को दोस्तों सीधे तौर पर उजागर करता है। आरोपों की बजाय प्रमोशन दे दिया गया। आरोपों की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन बैक टू बैक जस्टिस सूर्यकांत को प्रमोशन दिए गए। क्या न्यायपालिका खुद को साफ करने से डर रही है? जस्टिस सूर्यकांत का सफर पंजाब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फिर सीजेआई प्रेरणादायक लगता है, लेकिन नीचे दबी सच्चाई बेहद ही डरावनी है जो हमारी न्यायपालिका के भरोसे को खोखला कर रही है। साल 2012 के संपत्ति घोटाला और साल 2017 की रिश्वत याचिका पर कोई भी जांच ना होना, गोयल जैसे जज की असहमति को ठुकरा देना, ये सब कुछ मिलकर के एक तस्वीर बनाते हैं जहां पर न्यायिक पद प्रतिष्ठा से ऊपर नहीं बल्कि संरक्षण का हथियार बन जाता है। सोशल मीडिया पर जस्टिस सूर्यकांत कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रहा है, जहां पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत का अगला सीजेआई विवादों का शिकार बनेगा या फिर न्याय का मसीहा। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर इतने सारे गंभीर आरोप लगे हुए थे तो फिर उनकी जांच क्यों नहीं की गई? जिस तरीके से मौजूदा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में उनके घर पर अधजले नोटों के बंडल जो है बरामद किए जाते हैं, उसके बाद में उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है, जांच बैठाई जाती है और अब उन्हें जज के पद से बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है, उनके खिलाफ में महाभियोग लाया जा रहा है। तो फिर ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर जो आरोप लगे हैं, मैं नहीं कहता कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, हो सकता है ये आरोप सच हो और हो सकता है ये आरोप झूठे भी हों, लेकिन सिर्फ अगर कैदी की याचिका तक मामला सीमित रहता तो यह लगता कि चलिए ठीक है, कोई कैदी है जो इस बात के आरोप लगा रहा है, हो सकता है उसके पर्सनल ग्रजेस हैं। लेकिन आप जस्टिस गोयल के बारे में क्या कहेंगे? जस्टिस गोयल ने तक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर जितने भी ये गंभीर आरोप लगे हैं, उनके ऊपर जितने भी ये गंभीर ठीकरे मढ़े गए हैं, इन सब की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। तो फिर जांच क्यों नहीं की गई? वो जांच की शुरुआत करने के बजाय उन्हें बैक टू बैक प्रमोशन दिए जाते रहे और अब आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमान संभालने के लिए जस्टिस सूर्यकांत बिल्कुल तैयार हैं, 24 नवंबर को इस कुर्सी पर बैठने वाले हैं, तो फिर जस्टिस सूर्यकांत के जो पुराना लेखा जोखा है
जो पुराने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं वो सब कुछ अब सामने निकल करके आ रहे हैं। कैदी की याचिका से लेकर के जमानत में रिश्वतखोरी तक हर मामले को लेकर के जस्टिस सूर्यकांत की चारों तरफ आलोचना की जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक ऐसे जज जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के खुद ही गंभीर आरोप लगे हैं, क्या वो इस देश की जनता को न्याय दिला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हमारे कॉलेजियम ने इस मामले को लेकर के, इस बाबत को लेकर के कोई जांच क्यों नहीं की जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ में? उनकी जांच के बजाय उन्हें बैक टू बैक प्रमोशन कैसे मिलते रहे? ये सवाल अब दोस्तों हमारे राजनीतिक हलकों में बार बार उठ रहे हैं और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर जस्टिस सूर्यकांत से सवाल पूछे जा रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।